नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। पर्यावरण के इस वीडियो में आप सभी लोगों के प्रश्न पूरे सही होने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण पर 3 मास्टर वीडियो में डाल चुका हूं चैनल पर। और जो भी लोग नए हैं और जिनको फुल लेंथ ही पर्यावरण पे क्वेश्चंस चाहिए, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं। मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उन वीडियोस को अच्छे से देखिए, तभी परीक्षा में बैठिएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सभी आपके सही होने ही चाहिए, क्योंकि मैं मास्टर वीडियो डाल चुका हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर उनको रिवाइज़ करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी क्वेश्चंस पारिस्थितिकी तंत्र पर हैं, पर्यावरण से रिलेटेड हैं, और ये भी एक टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स का। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी एक अवधारणा की परिभाषा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना, ये किस अवधारणा के अंतर्गत आएगा। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास, मानव विकास। 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास बात करता है पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाए हुए मानव का विकास करना। ठीक है, संपोषण विकास, जहां पर वन भी सुरक्षित रहें और मनुष्यों का भी विकास हो, उनके लिए भी जो है अनुकूल परिस्थितियां बनी रहें। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के वो सभी सही होने चाहिए, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूं मास्टर वीडियो में। सुपोषण के संदर्भ में विचार करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट हुआ है बार बार। कथन 1, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। कथन 2, यह जलीय जीवन के लिए अच्छा है क्योंकि यह जल में पोषण का स्तर बढ़ाता है। दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो केवल एक सही है। इस तरह के कूट आपको देखने को मिल सकता है। ये कठिन श्रेणी में आने वाले प्रश्न हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुपोषण मैंने आपको मास्टर वीडियो में बताया था कि झीलों में कई बार ऊपरी सतह पर नीले और हरे रंग की काई जम जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गाई जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। इसी घटना को सुपोषण कहा जाता है कि झील में सुपोषण की घटना घटित हो गई है। इसका मतलब ये है कि झील में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन उपलब्ध होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है जीवों के द्वारा। एरोबिक जो जीव होते हैं उनके द्वारा जो है ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है जब ये जैविक मल घुलनशील हो जाता है झील के अंदर। इससे होता ये है कि जलीय जीवन के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जो अन्य जीवों को चाहिए होती है, जैसे मछली, मेंढक या अन्य प्राणी जो भी हैं, तो उनके जीवन पर खतरा मंडराता है। तो यहाँ पे कथन 1 तो सही है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स जो है अत्यधिक न्यूट्रिएंट रिचमेंट जब बढ़ जाती है जल के, तो वो सुपोषण की घटना कहलाती है। और इसके वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो इंक्रीज़ कर जाती है बहुत ज़्यादा। और इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो जल के जीव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए सुपोषण की घटना किसी भी तरह से झील के जीवन के लिए हानिकारक है, घातक है। तो कथन 2 गलत है, यहाँ पे केवल और केवल कथन 1 सही है। सुपोषण विस्तार से बताया है मैंने मास्टर वीडियो में। अभी भी वक्त है, जिन लोगों ने नहीं देखा पर्यावरण के जितने भी वीडियोस हैं एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कई सारे सीधे वहाँ से पूछे जाएंगे। स्पेशल नोट्स आप सभी लोगों के लिए मैंने तैयार किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 50,000 से अधिक लोगों ने जो है देखा है, और एक वीडियो पे तो लगभग 90,000 से अधिक व्यू हैं। तो वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, MCQ फॉर्मेट में भी हैं, विस्तार के रूप में भी समझाया हुआ है। चलिए, एक बार प्रश्न इस तरह से पूछा गया है आरओ में, सुपोषण मुख्यतः होता है नाइट्रोजन मल से, फॉस्फेट से, कार्बन से, जस्ता कार्बाइड से या नाइट्रोजन और फॉस्फेट से। तो आपको ध्यान रखना है
सिंगुलर ऑप्शन जब दे तो नंबर 1 पे आपको क्लिक करना है फॉस्फेट्स पे। अगर नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स दोनों ही दे दे एक ऑप्शन में तो आपको क्लिक करना है नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स पे। ठीक है, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है। सुपोषण की घटना के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दे के कई बार डायरेक्ट दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, हिंदी में सुपोषण कहा जाता है। सुपोषण से समझ में आ जाना चाहिए झीलों में ऊपरी सतह पर काई का फैलना, जिससे कि जल के जीवन पे संकट उभर जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, ये एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है ये भी प्रश्न। तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स की इनरिचमेंट के कारण सुपोषण की घटना घटित होती है। इंग्लिश में इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा हाई होगी सुपोषण के केस में। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के विषय में सही नहीं है? 3 बार पूछा गया प्रश्न है ये। पहला स्टेटमेंट, यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों के युक्त होता है। जी हाँ, सही बात है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी कथन सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी क्या है? यह एक खुला तंत्र होता है, ना कि बंद तंत्र। बाकी 3 कथन बिल्कुल सही हैं। स्टेटमेंट के रूप में है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है? एटीपी, एडीपी, कार्बन, सनलाइट। सही जवाब क्या होगा? सूर्य प्रकाश, सनलाइट। ऑप्शन डी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जरा हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जीवों में क्या कॉमन है? कार्बन तत्व, O2 तत्व, CO2, N2। पौधों के लिए अनिवार्य है CO2, आम इंसानों के लिए और जीव एंड मैमल्स के लिए, जो जानवर हैं उनके लिए अनिवार्य है O2। जलीय जीवन में भी O2 अनिवार्य तत्व है। जो फसलें हैं, पौधे हैं, उनमें भी N2 अनिवार्य तत्व है। लेकिन सभी जीवों में, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, जो सांस लेता है, उन सभी में अनिवार्य होगा कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में कॉमन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था 1973 में? पारिस्थितिक तंत्र का शब्द दिया है एजी टांसले ने। 1973 में दिया है अर्निस्ट नेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का परिभाषा। तो एजी टांसले सुमेल होगा पारिस्थितिक तंत्र से, और अर्निस्ट नेस आपका सुमेल होगा गहन पारिस्थितिकी से, डीप इकोलॉजी से। ठीक है, चलिए, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। सही जवाब क्या होगा? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल। एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं बता चुका हूँ, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगा धान का खेत, एक्वावेरियम और ऐसे झील जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के 2-3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, पूछ लेता है एग्जाम में। जीवोम क्या है? इसके ऊपर विस्तार से मैं मास्टर वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है, प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव झील, वूलर झील। कूट आपके सामने है दूसरी तरफ। रामसर आर्द्र भूमि, करंट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन 10 साइट्स को
रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा मिला है? माफ़ कीजिएगा, 10 है कि 8 है, फिक्स कर लीजिएगा एक बार। मैंने बताया हुआ है, उसके ऊपर मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, पर्यावरण के वीडियो में जो बनाऊंगा। तो हाल ही में करंट का क्वेश्चन है और बन सकता है एग्ज़ाम के रूप में। उत्तर प्रदेश के हाल ही में कुछ साइट्स को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। आपके एग्ज़ाम में, आगामी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव झील और बुलर झील सभी को रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्राप्त है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमियाँ किस रूप में उपयोगी हैं? प्रश्न पूछा गया है ये। कथन 1, पोषक पुनर्प्राप्ति चक्रण हेतु। कथन 2, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। ये भी बिल्कुल सही है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो आपको समझ में आ गया होगा रामसर आर्द्रभूमि के संदर्भ में ये जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं इनकी सबसे बड़ी उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, चलिए 35 से अधिक रामसर साइट्स हैं भारत में और कोई भी 4 दे करके सुमेल करवा सकता है उनकी अवस्थिति को लेकर के कि ये झील का रामसर स्थल कहाँ है। तो वो सभी मैंने बता चुका हूँ, मास्टर वीडियोस में देख लीजिएगा। भारत के पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? देखिए इस तरीके से पूछा गया है, यूपी पीसीएस का प्रश्न है। दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं यहाँ पे, कच्छ का रण घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। यहाँ पे डी सुमेल नहीं है। जो पूर्वी दक्कन पठार है वो आर्द्र वन की श्रेणी में नहीं आता है, वो शुष्क वन की श्रेणी में आता है, शुष्क वन। ठीक है, बाकी 3 कथन यहाँ पे सही हैं, जो 3 सुमेल दिया हुआ है। पारी तंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन देख लीजिए जरा ध्यान से। पारिस्थितिकीय उत्पादकता की बात हो रही है, सही सुमेल करना है आपको, आंसर बताना है कि सही एक्यूरेसी के साथ कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। पारिस्थितिकीय उत्पादकता की बात हो रही है। चलिए, एक भी क्वेश्चन आज गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट के माध्यम से मैंने क्लियर करा दिया है। एक बायोम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों ही तत्व इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। ए और आर सही है, व्याख्या नहीं करता है। इस तरह के आपको ऑप्शंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है कथन के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। कथन ए भी सही है और जो कारण बताया गया है वो भी पूर्णतः व्याख्या करता है। बायोम पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है जिसमें कि जैव और अजैव दोनों ही सम्मिलित किए जाते हैं। कितने तरह के बायोम होते हैं इन सभी को मास्टर वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मरुस्थल सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी अजैवीय अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। अब आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप किस तरीके से इसे बेहतर तरीके से सुमेल कर पाते हैं। आधी अधूरी बात कही गई है, लेकिन ये प्रश्न जो है पूछा गया है यूपी पीसीएस में। मरुस्थल क्या सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है, समुद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। अजैवीय अवयव अ लग गया है, यानी कि जैवीय क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो जीव हैं, जो प्राणी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाणु वो एक तरह से उनके अंदर भी जीवन है, तो ये अजैवीय अवयव नहीं होंगे। विषाणु भी जो है वो जैवीय अवयव होते हैं, जीवाणु भी जैवीय अवयव होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए
एस्बेस्टोस आ जाता, वो अजैवीय अवयव होता। ऐसी चीज़ें जो सांस नहीं ले सकती, मृत हैं, या फिर जैसे स्टोन है, पत्थर है, ये सभी जो है अजैव हैं। तो समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अजैवीय अवयव है ये जीवाणु नहीं होंगे, ये सही सुमेल नहीं है। हरे पौधों से मिलकर ही पारिस्थितिक तंत्र बनता है, तो यहाँ पे ये सही है, ऑप्शन सी। वर्षा, क्या वर्षा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है? बिल्कुल भी नहीं। वर्षा के लिए वनों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्षा के लिए पेड़ पौधे वनों का होना अनिवार्य है। तो ग्लोबल वार्मिंग वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ग्लोबल वार्मिंग जो है पृथ्वी के ऊष्मन से संबंधित है, पृथ्वी को गर्म करने से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। कंसेप्ट को समझ करके आंसर करिएगा, पेपर बहुत इजी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2015 में यूपीपीसीएस का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पारिस्थितिक तंत्र पर एक प्रश्न ये बना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तर की कम संख्या। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, पोषण स्तर की कम संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? दूसरे शब्दों में घुमा दिया जाए तो प्रश्न इस रूप से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी रहेगा या स्थायी है? दोनों का ही जवाब क्या होगा? समुद्र। ध्यान रखना है आपको, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सा फैला हुआ है, और पारिस्थितिकीय उत्पादकता सर्वाधिक किसकी है। जब पारिस्थितिकीय उत्पादकता पे प्रश्न आएगा तो नंबर 1 पे हो जाएगा वर्षावन, मैंग्रोव्स, वहाँ पर अंतिम रूप में आएगा महासागर। लेकिन जब पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थायीता के ऊपर प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो आंसर नंबर 1 पे हो जाएगा समुद्र, ठीक है। दोनों प्रश्नों पर ध्यान रखना है कि प्रश्न किस तरीके से पूछ रहा है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, आंसर होगा समुद्र। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, आंसर होगा समुद्र। लेकिन जब उत्पादकता की बात होगी, पारिस्थितिक उत्पादकता, तो नंबर 1 पे हो जाएगा वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, भूमध्य रेखीय वर्षावन, विषुवत रेखीय वर्षावन। अलग अलग नामों से जो है प्रश्न में जो है दिया जाता है कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए। तो ये सभी एक ही नाम है, या तो कहे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या कहे विषुवत रेखीय वर्षावन, भूमध्य रेखीय वर्षावन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। भूमध्य सागरीय वन कहेगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखीय वन अलग है, भूमध्य सागरीय वन अलग है। कंसेप्ट सारा मैंने क्लियर किया हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्र। सर्वाधिक पारिस्थितिकीय उत्पादकता होगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन की, भूमध्य रेखीय वर्षावन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत प्रवाल विरंजन का महत्वपूर्ण कारक है। समुद्र में प्रवाल पाए जाते हैं और ठीक ये वैसा ही काम करते हैं जैसे मैंग्रोव्स। जल के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रवालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मछलियों के लिए ये जो है भोजन का काम करते हैं, और जो इनका ऊपरी हिस्सा निकला होता है समुद्र से बाहर, तो ये वायुमंडल के जो सहचर होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनके लिए भी निवास स्थल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे लक्षद्वीप के जो जितने भी द्वीप हैं वो सभी प्रवालीय द्वीप हैं। तो जल में तो जीवन दे ही रहे हैं, साथ ही साथ ऊपर भी जीवन दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाल समाप्ति के लिए महत्वपूर्ण कारण होंगे। प्रवाल विरंजन, प्रवाल जो खतरे में है इस समय पूरी दुनिया में, वो क्यों है? ऑप्शन है प्रवाल शैलों का खनन,
वैश्विक उष्मन, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, प्रवाल रोगों के कारण। तो सही जवाब हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जब मैंने कंसेप्ट समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है, पृथ्वी गर्म होती जाती है, जो हमारे माउंटेन्स हैं वो ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है। जब नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है तो सागरों की जो जल सीमा है वो बढ़ जाती है। और हमें पता है कि जो प्रवाल द्वीप हैं ये 20 से 30 अक्षांश के बीच ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इन पे भी संकट मंडरा जाता है क्योंकि पृथ्वी का ऊष्मन होता है, इसलिए जो है ये ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र विशेष में जो जलीय जीवन है उस पर संकट आ जाता है। मत्स्य उत्पादन केंद्र जो है किसी राष्ट्र का वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है अगर ये प्रवाल विरंजन हो जाए। यही कारण है कि आईएएस और यूपीपीसीएस में प्रवालों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के रूप में भी और सीधे सीधे भी। तो प्रवाल क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, पता होना चाहिए। किस फॉर्मेट में प्रश्न आपसे पूछेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कंसेप्ट अपना बिल्डअप करके चलिए। निम्न में से एक पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ेगा? ऑप्शन ए वन उन्मूलन, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी कंटूर कृषि, ऑप्शन डी वन महोत्सव। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वन उन्मूलन। इसका जब इंग्लिश में आप देखेंगे तो लिखा होगा डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो जो पेड़ों को काटना है उससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा, लेकिन वो शुद्ध हिंदी में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा वन उन्मूलन। तो वन उन्मूलन का मतलब क्या है? पेड़ों का काटना, जंगलों का सफाया करना, इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा। बाकी सामाजिक वानिकी बिल्कुल सही है, पर्यावरण के लिए हितैषी है। कंटूर कृषि, इससे जो है मृदा का अपरदन रुकता है पहाड़ों की सतह पर। कंटूर कृषि कहाँ की जाती है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ों पर कंटूर में कृषि की जाती है। वन महोत्सव यानी कि एक महोत्सव के रूप में बड़े पैमाने पर वृक्षों को लगाना, तो ये भी फायदेमंद है पारिस्थितिक संतुलन के लिए। चलिए, कई बार आपको इंग्लिश में ऑप्शन ज़रूर देखने चाहिए जब आपको समझ में ना आए कि जैसे वन उन्मूलन शब्द थोड़ा कठिन शब्द दे दिया है एग्जाम में, तो आपको देख लेना चाहिए इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, वहाँ पे लिखा होगा डिफॉरेस्टेशन। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 3-4 सालों से बार बार पूछा जा रहा है, इकोटोन पर डायरेक्ट भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जाता है। यहाँ मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिया है प्रश्न। पर्यावरण के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सही नहीं है? इकोटोन का संबंध केवल जलीय पारितंत्र से है। कथन बी, इकोटोन 2 या 3 पारिस्थितिक तंत्र के बीच का संक्रमणीय क्षेत्र होता है। कथन 3, इकोटोन में जैव विविधता अपने चरम पर होती है। कथन 4, भारत का सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा इकोटोन में से एक है, या यूं कहें विश्व का सबसे बड़ा इकोटोन है। इकोटोन ये एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है 2 या 2 से ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में। इसकी जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और भारत का जो सुंदरवन है वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोटोन है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत है, वो है ऑप्शन ए। इकोटोन का जो संबंध है वो जल से, स्थल से और वायु से, तीनों से है। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, तीनों ही स्तरों पर जो जीव हैं, चाहे वो वायुचर हैं, वायु में चरने वाले प्राणी हो, भूमि पर रहने वाले प्राणी हो, या फिर जलीय जीवन, तीनों ही श्रेणी में जो है अपनी उत्पादकता बना के रखते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए इकोटोन एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है पारिस्थितिक तंत्र का, और इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का एक संक्रमणीय क्षेत्र है इकोटोन, जहाँ पर जल, भूमि और वायु तीनों का मिलन होता है, और तीनों तरह के जीवनों का समावेश इकोटोन में देखने को मिलता है। भारत के बंगाल में जो सुंदरवन है वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोटोन प्रस्तुत करता है।
निम्न में से कहाँ सर्वाधिक कच्छ वनस्पति पाई जाती है? क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। कच्छ वनस्पति दे दे, ज्वारंदमुखी वनस्पति दे दे, मैंग्रोव्स दे दे। तीनों का मतलब एक है, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ शब्दों के साथ खेलता है और आपको उन्हीं शब्दों को पकड़ना है। तो यहाँ पर मैंग्रोव्स की बात हो रही है, मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? अभी बताया मैंने, बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा कच्छ वनस्पति का क्षेत्र है, ठीक है। भारत में भी सबसे ज़्यादा कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बंगाल के सुंदरवन में। ये एक डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियों द्वारा बनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी यहीं बनाया जाता है। तो साफ सी बात है कि सबसे ज़्यादा इकोटोन क्षेत्र भी यहीं बनेगा। कच्छ वनस्पतियों का अच्छा सा विकास भी यहीं पर होगा। पर्यावरण पर जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पर्यावरण पे अभी और भी क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, रिवीजन हम करते रहेंगे।